नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की। 2014 के बाद जिस तरह दक्षिण भारत में बीजेपी की उपस्थिति हुई और बीजेपी के लिए वहाँ जो 2014 में जिस तरह मतदान हुआ, इसके बाद 2019 में जिस तरह मतदान हुआ, देखना ये है कि 2024 में क्या वही ऐसी स्थिति क्या दक्षिण भारत बीजेपी के लिए दोहराने जा रहा है? अगर दक्षिण भारत वही स्थिति 2014 और 19 वाले का दोहराता है, तो नो डाउट बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीत सकती है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उन तमाम तथ्यों पर, तमाम राज्यों पे, मतलब बीजेपी को वहाँ किन वजह से वोट मिला और अगर वहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव होते हैं, कुछ राज्यों में 2023 में चुनाव होते हैं, वहाँ बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी क्या वजह रही कि जब 8 साल बाद वहाँ बीजेपी की उपस्थिति होती है तो ऐतिहासिक, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ बीजेपी ऐतिहासिक मतों से आगे चल रही। लेकिन 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी का जो असर हुआ, दक्षिण भारत में कहाँ-कहाँ बीजेपी को वापस यू टर्न लेना पड़ा। और चूँकि जब हम 10 साल पीछे की बात करते हैं, क्योंकि 2010, 11, 12 का वो दौर था, एक कांग्रेस का 10 साल का शासन और उसकी एंटी इनकम्बेंसी। इसके अलावा जिस तरह प्रचारित किया गया, जो प्रचार किया गया कि बीजेपी कि कांग्रेस के शासन में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और चाहे वो 2GM स्पेक्ट्रम घोटाला हो और बहुत सारे घोटाले थे, डेवलपमेंट की धीमी गति, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए विपक्ष ने, जो कि भाजपा विपक्ष में थी, और बड़े-बड़े बवाल हुए। अन्ना हजारे का भी एक फैक्टर, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का भी एक बड़ा फैक्टर रहा, जिसने कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो परसेप्शन कांग्रेस का भ्रष्टाचार पार्टी के रूप में बना दिया गया। लेकिन जब 2014 में भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया, तो एकाएक, चूंकि गुजरात में पहले से ही बीजेपी का अपना वर्चस्व है, एकाएक जो लहर चली उसमें बहुत सारे वादे भी किए गए। गरीबी हटाने का वादा भी किया गया, बेरोजगारी ना हो इसका भी वादा किया गया, महंगाई को कम करने का भी वादा किया। वो जिस तरह प्रचार किया गया और प्रचार को पहना किया गया भाजपा के नेताओं द्वारा, एक देश में पूरी बयार हुई। और 2014 का वो ऐसा चुनाव था कि अगर हम अटल अडवाणी के दौर की बात करें भाजपा की, तो ये अलग बात है कि अटल अडवाणी के दौर में कर्नाटक की जहाँ तक बात है, दक्षिण राज्य की, तो कर्नाटक से भी बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला था। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता के साथ गठबंधन हुआ था, जब 1999 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने दस्तक दी थी। लेकिन 2014 के बाद दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में टोटल जो लोकसभा सीटें हैं वो तमाम जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाई। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें 2019 में, तो 2019 में आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़ी स्थिति, बीजेपी की स्थिति खराब थी। लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य, उसमें चाहे कश्मीर, चाहे जम्मू क्षेत्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे उधर जो मध्य भारत के राज्य हैं, चाहे वो राज्य हों, मतलब तमाम राज्यों में जिस तरह बयार आई 2014 में, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं वोट परसेंटेज मिला तो वहाँ मिला जिन राज्यों में गरीबी का स्तर बड़ा था, वहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिली। और इसके पीछे की वजह ये थी कि गरीबों को लगा कि बीजेपी आएगी तो कुछ बेहतर होगा और गरीबी मिटेगी। मैं आज डाटा दूंगा कि किस किस स्टेट में गरीबी की क्या स्थिति है भारतीय आंकड़ों के अनुसार, सरकार के आंकड़ों के अनुसार, और वहाँ बीजेपी की क्या स्थिति 2014 और 2019 में रही। अब 2024 में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जो दावे और जो चुनाव में बहुत सारे लालच बीजेपी ने दिए हैं, इस बार जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़ के आगे चुनावी वादे किए हैं। इस बार क्या होने वाला है, हालांकि टकराव है, एनडीए और इंडिया जो अलायंस है उसमें इस समय भयंकर टकराव है, क्योंकि जो वादे 2014 में बीजेपी द्वारा किए गए, चाहे महंगाई का इशू हो, चाहे बेरोजगारी का इशू हो, चाहे किसानों का इशू, उन तमाम इशू पे बीजेपी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। जहाँ तक डेवलपमेंट का बात था, डेवलपमेंट हुआ। भगवान राम का मंदिर एक और इशू था, मंदिर का निर्माण हुआ। कश्मीर में धारा 370 हटाने का एक बड़ा इशू था, वो भी हटी। और इसके अलावा और बहुत सारे कानूनी बने, इसके बाद में बहुत विरोध भी हुआ। और इस समय बीजेपी की स्थिति भी लगभग ऐसी है जो 2013 में कांग्रेस की थी,
बीजेपी को बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेलना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पास में, और इसीलिए थोड़ी सी हालत ठीक है। अदरवाइज इस समय अगर हम चुनाव की बात करें, 5 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश पूरे देश में हो चुके हैं तमाम देशों में, और चाहे दक्षिण भारत की बात हो, उत्तर भारत की बात हो या पश्चिम भारत की बात हो, उन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी की साख तो डाउन हुई है। लेकिन चुनाव चल रहा है, अभी 2 चरणों का चुनाव शेष है। अब देखना यह है कि 4 जून को रिजल्ट कैसे आते हैं। मैं आपको इसी बीच में वे सब डाटा बताऊंगा कि किन किन राज्यों में भारतीय जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितनी गरीबी है और कितने उन राज्यों में क्या स्थिति बीजेपी की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मध्य भारत की बात करूं, तो जो मध्य भारत है, उत्तर भारत है, यहाँ बीजेपी के पास में लगभग 92%, 92% सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो मैं 2019 का डाटा बता रहा हूँ। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 22 से 23% बीजेपी की वहाँ उपस्थिति है। और अब मैं उन तमाम राज्यों की बात करूँगा जिन राज्यों में जहाँ गरीबी है वहाँ बीजेपी का क्या स्टेटस है। तो अगर मैं बिहार की बात करूँ तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 33% गरीबी है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। वहाँ बीजेपी की जो स्थिति है वो लगभग 95% है। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो 100% वहाँ बीजेपी की उपस्थिति 100% है बिहार में। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो वहाँ लगभग 29% गरीबी है और वहाँ 78% बीजेपी की उपस्थिति है। ये लोकसभा चुनाव के डाटा में दे रहा हूँ जो 2019 के हुए, इस बार के लिए बारे में बताऊंगा। और अगर मेघालय की बात करें तो वहाँ 27% गरीबी है, लेकिन मेघालय में बीजेपी की उपस्थिति नहीं है। वहाँ 2019 में बीजेपी को लोकसभा सीट नहीं मिली। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 23% गरीबी है, और 23% गरीबी के सामने यहाँ 78% जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी लगभग 21% गरीबी है, और अगर मैं बीजेपी की उपस्थिति की बात करूं तो यहाँ भी लगभग 83% यहाँ बीजेपी का कब्जा है। अगर मैं आसाम की बात करूं तो आसाम में लगभग 19% गरीबी है, और अगर वहाँ बीजेपी की बात करूँ तो 64 मतलब 64% वहाँ बीजेपी की उपस्थिति है। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में लगभग 19% गरीबी है, और लगभग 81% वहाँ बीजेपी की उपस्थिति है। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड में लगभग 15% गरीबी है, लेकिन वहाँ बीजेपी की उपस्थिति नहीं हो सकी, वहाँ बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। मैं बात करूँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो कि 15.3% वहाँ गरीबी है, और अगर मैं बात करूँ वहाँ बीजेपी की उपस्थिति की, तो बीजेपी की चाहे वहाँ का 2019 का विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो यहाँ बीजेपी की स्थिति लगभग 38% है, क्योंकि बीजेपी 2019 में उड़ीसा में 8 सीट लेकर आई थी टोटल 21 सीटों में से। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी अमूमन वही 15.3% गरीबी का परसेंटेज है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की 100% उपस्थिति, मतलब 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, और 25 का 25 बीजेपी के पास थी। मैं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ 13.7% गरीबी है, लेकिन यहाँ का बीजेपी की 100% उपस्थिति है। मैं त्रिपुरा की बात करूं तो यहाँ भी 13.1% गरीबी है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की 100% उपस्थिति रही। मैं अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ 11.8% गरीबी है, लेकिन यहाँ बीजेपी की 42% उपस्थिति है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो यहाँ 9.6% यहाँ गरीबी है, और यहाँ 100% बीजेपी की उपस्थिति है। मैं अगर मणिपुर की बात करूं तो यहाँ 8% गरीबी है, लेकिन मणिपुर में 50% की उपस्थिति बीजेपी की है। महाराष्ट्र की बात करूं तो 7.8% यहाँ गरीबी है, लेकिन 48% यहाँ बीजेपी की उपस्थिति है। हालांकि गठबंधन की सरकार भी है। अगर मैं विधानसभा की बात करूँ, ये डाटा मैं तमाम 2019 के दे रहा हूँ। और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में 7.7% गरीबी है। यहाँ बीजेपी की उपस्थिति 100% रही, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास रही। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक में चूँकि 7.6% यहाँ गरीबी है, और वहाँ बीजेपी की उपस्थिति की बात करूँ तो 89 मतलब 89% उपस्थिति वहाँ बीजेपी की रही। मैं तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में चूँकि 5.9% वहाँ गरीबी है, लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूँ उपस्थिति, तो वहाँ 23.5% वहाँ बीजेपी की उपस्थिति है रही 2019 में। मैं अगर मिजोरम की बात करूँ तो मिजोरम में जो कि 5.3% गरीबी है, वहाँ बीजेपी की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी। मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ 4.9% गरीबी है,
और लेकिन वहाँ बीजेपी की उपस्थिति 100% इसलिए है, वहाँ 4 लोकसभा सीटें हैं और चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ 4.8% गरीबी है। और अगर बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी की मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ 50% बीजेपी की उपस्थिति है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो चूंकि पंजाब में 4.7% गरीबी है, लेकिन वहाँ बीजेपी की उपस्थिति सिर्फ 15% है। क्योंकि पहले भी वहाँ अकाली दल के साथ में और दूसरे दलों के साथ में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, वहाँ सबसे कम सीट बीजेपी को मिली। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 3.4% वहाँ गरीबी का मानक है, लेकिन वहाँ 2019 में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, सातों की सातों बीजेपी के पास रही। मैं अगर सिक्किम की बात करूँ, तो सिक्किम में 2.6% गरीबी है, वहाँ बीजेपी का कोई खाता नहीं खुल सका 2019 में। यही स्थिति तमिलनाडु की रही। तमिलनाडु में भी 2019 में बीजेपी का कोई खाता नहीं खुल पाया। गोवा की जहाँ तक बात है, तो गोवा में 50% उपस्थिति बीजेपी की रही। जहाँ तक केरल का मामला है, तो केरल में भी बीजेपी की उपस्थिति 0% रही, वहाँ बीजेपी को सीट नहीं मिली। अब देखना यह है कि जो मैं इसके साथ में ये भी बात करूँगा कि जो दक्षिण के राज्य हैं, यूँ तो 1984 से लगातार बीजेपी हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो या पांडुचेरी हो। लेकिन 1984 लगातार संघर्ष के बाद में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को कुछ सीटें मिली। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां अब बीजेपी 100% रिजल्ट के साथ सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो अगर मैं दक्षिण भारत, चूँकि दक्षिण भारत में अगर हम 2019 की बात करें, तो 2019 में दक्षिण भारत का द्वार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा था और इसीलिए एनडीए 303 सीट लाने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो बीजेपी के साथ है। अब देखना यह है कि 2024 में बीजेपी मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस यहाँ कितना दम भरेगा। हालांकि जो दावे, चुनावी दावे, जो मैनिफेस्टो बीजेपी का है, कांग्रेस मतलब जो इंडिया अलायंस है उसका मैनिफेस्टो बीजेपी से आगे है। मतलब जैसे राशन की बात यहाँ 5 किलो की है, तो इंडिया अलायंस ने 10 किलो राशन की बात कही है। यहाँ बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है, तो कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद किसानों को केसीसी माफ करने की बात की है। जहाँ यहाँ किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, महिलाओं को पेंशन मिलती है, वहाँ इंडिया अलायंस ने 8,500 रुपये महीना घर की जो बड़ी महिला है उसे देने की बात कही है। तो जो लुभाव ने दोनों दलों की ओर से जो चुनावी वादे हैं, अब देखना ये होगा कि जो गरीब स्टेट हैं वो कौन से वादों को पसंद करेंगे और किस तरफ अपना झुकाव करेंगे। हालांकि ये सब 4 जून को पता सब हो जाएगा। अब मैं दक्षिण के उन 4 राज्यों की बात करूंगा, 5 राज्यों की, जहां बीजेपी 1984 के बाद लगातार दम बढ़ती रही और एकमात्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऐसा राज्य रहा जहां बीजेपी की 100% उपस्थिति रही। बाकी तमाम राज्यों में पहले सीट आई और 2014 और 19 में वहां शून्य की ओर चला गया। तो मैं एक बार बताऊं, क्योंकि तमिलनाडु में लगातार 1984 से बीजेपी लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक दौर 1999 का था जब बीजेपी वहां 4 सीट लेकर आई थी, क्योंकि उस समय जयललिता के साथ गठबंधन बीजेपी का था तमिलनाडु में। या 2014 में जो हिंदुत्व और कांग्रेस के खिलाफ बयान था उसमें 1 सीट बीजेपी को मिली, लेकिन 2019 में वहां बीजेपी शून्य रही। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, तो कर्नाटक में भी 1984 से लगातार बीजेपी चुनाव लड़ती रही, लेकिन 1991 में पहली बार बीजेपी को 4 सीट मिली। 1996 में फिर 6 सीट मिलती है, 1998 में फिर 13 सीट मिलती है और 2004 में 18 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, 2009 में 19 सीटें मिलती हैं, 2014 में 17 सीटें मिलती हैं और 2019 में बीजेपी कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ती है, वहाँ 25 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ, तो 1984 में 1 सीट आंध्र प्रदेश से बीजेपी को मिली थी। उसके बाद में 1991 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी। उसके बाद फिर 1998 में आंध्र प्रदेश से बीजेपी को 4 सीट मिली और 1999 में भी बीजेपी को 7 सीट लेने में बीजेपी कामयाब रही आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चाहे 2004 का चुनाव हो, 9 का हो, उसमें बीजेपी शून्य रही। जब 2014 का चुनाव आया तो यहाँ आंध्र प्रदेश में 3 सीट बीजेपी को मिली, लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव आता है तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0 पे सिमट जाती है। अब मैं बात करता हूँ, अब सॉरी, ये डाटा मेरा कर्नाटक का था। ये कर्नाटक का डाटा जो मैंने दिया है गलती से आंध्र प्रदेश निकल गया। आंध्र प्रदेश का डाटा भी ये है। आंध्र प्रदेश में भी 2014 में नहीं कर्नाटक, ये डाटा आंध्र प्रदेश का था। अब मैं तेलंगाना की बात करूँ, क्योंकि तेलंगाना देश राज्य बाद में बना। 2014 में तेलंगाना में 1 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 में ये बढ़ के 4 सीट हो गई। और अगर मैं केरल की बात करूँ, तो 1984 से लेकर आज तक केरल में आज तक बीजेपी की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई।
वहाँ कभी बीजेपी कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। अगर मैं पांडुचेरी की बात करूँ, तो पांडुचेरी में लगातार 1984 से बीजेपी चुनाव लड़ती रही और बीजेपी को वहाँ कुछ सफलता नहीं मिल पाई। देखना, ये मेरा डाटा मैंने इसलिए दिया क्योंकि 2014 से पहले, जब 2013 की बात करते हैं, कांग्रेस 2004 से 2014 तक 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में रही, भारत सरकार कांग्रेस की रही। इस बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और जो विपक्ष में जिस तरह बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, तो कहीं न कहीं लोगों का परसेप्शन बदला और एक परसेप्शन ये हुआ कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन है, बीजेपी के सामने भी ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है। अब देखना ये है कि ये तमाम राज्य हैं, चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। हालाँकि 2014 में बीजेपी जब 73 सीट लाती है, तो फिर 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी 9 सीट गायब कर देती है। यही हालाँकि दिल्ली कामयाब रही, लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव है, मैं आपको बता दूँ जो रुझान है, इस बार कहीं न कहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी को डेंट लगने वाला है, हिमाचल में भी कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, हरियाणा में भी कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, पंजाब में कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, दिल्ली में 7 सीटें, वहाँ भी कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, राजस्थान में भी कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, मध्य प्रदेश में भी कहीं न कहीं डेंट लगने वाला है, झारखंड में भी कहीं न कहीं 2019 के मुकाबले बीजेपी को कुछ न कुछ नुकसान होगा। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चूँकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार गिरा के दूसरी सरकार बनाई, यहाँ भी कहीं न कहीं चूँकि वहाँ जो वोट है, जो चेहरा है, अगर हम एनसीपी की बात करें तो शरद पवार मुख्य चेहरा है, जिसके चेहरे पे वोट मिलती हैं। और दूसरा शिवसेना की अगर बात करें तो वहाँ उद्धव ठाकरे ऐसा चेहरा है जिसके चेहरे पे वोट मिलती है और इसलिए बीजेपी 2019 में 48 सीटों में से 41 सीट लेने में कामयाब हो जाती है गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार वो पुराना इतिहास कितना दोहराएगी बीजेपी, आने वाला समय बताएगा। इस समय हालांकि विरोध बहुत है और यही स्थिति कर्नाटक की है, क्योंकि कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते को लेकर जिस तरह चुनाव में पूरा चरित्रहीनता के लेकर जिस तरह पूरा आरोप लगा और यहाँ सरकार भी 2022 में जिस तरह कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार गई, तो वहाँ भी कहीं न कहीं 2019 का जो रिकॉर्ड है उसे बनाए रखना भाजपा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का मामला है तो यहाँ भी देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। ये जरूर है कि आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी, क्योंकि वहाँ चंद्रबाबू नायडू और जो फिल्म स्टार हैं पवन सिंह, उनसे बीजेपी का गठबंधन हुआ है और कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में 2019 में बीजेपी के पास 8 लोकसभा सीटें थी और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में बीजेपी में चूँकि 147 विधानसभा का वाला स्टेट उड़ीसा है, वहाँ 33 विधानसभा बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि यहाँ बीजेपी की लोकसभा में सीट बढ़नी है और विधानसभा में सीट बढ़ सकती है। तो इसी तरह जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कहीं न कहीं बीजेपी को इस बार नुकसान होने की संभावना है, जैसा कि रुझान बता रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत में जो स्कोर 2019 का बीजेपी के पास था, अब ये उसे रख पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी कई घरों में बटी हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कहाँ कितना नुकसान होगा। जिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान भी हो रहा है तो उन राज्यों में बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ, दूसरे राज्यों में लाभ भी हो रहा है। तो 4 जून को जब मतगणना होगी तभी क्लियर हो पाएगा। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको तमाम स्टेट के, तमाम राज्यों के हर चुनाव चरणों के वो सब डाटे बताएंगे, जो आंकड़ा देंगे और उन तमाम जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सब की राय आप तक रखेंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।